हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये क्या क्या चीज़ है? तो फिजिक्स में आज तक लेंथ में कहाँ से कहाँ तक मेज़र हुआ है, यानी कि छोटे से छोटा मेज़रमेंट और बड़े से बड़ा मेज़रमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो वेरी स्मॉल स्केल लेंथ 10⁻⁻14 मीटर or even less, involving the electrons and protons, means the radius of the nucleus is the 10 to the power minus 15 meter. At the end, it deals with the astronomical phenomena at the scale of galaxy, even the entire universe, whose extent is of the order of 10 to the power 26 meter. तो क्या हुआ, ये हमारा लेंथ स्केल है। तो छोटे से छोटा मेज़रमेंट आज तक हमने इससे छोटा 10⁻⁻14 मीटर से भी छोटा और 10⁻26 मीटर लेंथ ऑफ द यूनिवर्स हमने आज तक मेजर किया हुआ है। यानी कि जो हमारा स्केल है, ये जो पूरा स्केल है वो कितना हुआ? टोटल 10⁻40 26 प्लस माइनस 14, यानी 10⁻40 मीटर का हमारा पूरा स्केल हुआ, लेंथ स्केल। तो फिजिक्स में जब भी हम लेंथ स्केल की बात करेंगे तो हम कितना काउंट करेंगे? 10⁻40 मीटर और इवन मोर। आगे देखते हैं मास। तो मास में हमने छोटे से छोटा मेजरमेंट किया हुआ है 10⁻−30 kg मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और सबसे बड़ा 10⁻55 kg मास ऑफ द नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो ये है मास स्केल। फिर टाइम स्केल की बात करें तो टाइम में हमने मेजर किया हुआ है 10⁻22 सेकंड टू द 10⁻18 सेकंड। तो इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, what lies behind the phenomenal progress of physics in the last few centuries? तो लास्ट फ्यू सेंचुरीज में फिजिक्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुए? तो ग्रेट प्रोग्रेस यूजुअली अकम्पनीज चेंज इन आवर बेसिक पर्सपेक्शन। तो हमारा जो बेसिक पर्सपेक्शन थे उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुए। जैसे कि आज हम डिजास्टर का फ्यूचर जान सकते हैं, मीन्स उसके बारे में आगाही कर सकते हैं। आज हम कहीं पे भी एक मैसेज देना हो तो तुरंत मिली सेकंड्स में हम मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए वेट करना पड़ता था। तो फर्स्ट इट वॉज रियलाइज दैट फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस ओनली क्वालिटेटिव थिंकिंग, दो नो डाउट इम्पोर्टेंट, इज नॉट इनफ। ओनली क्वालिटेटिव थिंकिंग सिर्फ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज सेंट्रल टू द ग्रोथ ऑफ साइंस, especially physics, because the laws of nature happens to be expressible in precise mathematical equations। तो बहुत सारे हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए एक लॉ बनाने के लिए। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट साइंस के ग्रोथ में बहुत ज़रूरी है। The second most important insight was that the basic laws of physics are universal. The same laws apply widely different contexts. Lastly, the strategy of the approximation turned out to be very successful. अब देखो, आप कहीं पे भी जाओ तो ग्रेविटेशनल लॉ चेंज नहीं होता है। अर्थ पे ग्रेविटेशनल लॉ हर जगह सेम ही रहेगा। आप यूके में हो, कच्छ में हो, कहीं पे भी हो, तो ग्रेविटेशनल लॉ है वो कैसा है? यूनिवर्सल लॉ है, तो वो कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। चलो तो आगे बात करते हैं हम, हाउ रिफाइंड थियरी इज फॉर्म इन फिजिक्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल।
A good strategy is to be focused first on the essential features, discover the basic principle, and then introduce correction to build a more refined theory of the phenomena. जैसे कि किसी ने एक लॉ बनाया और वो लॉ में कुछ आगे जाके नए साइंटिस्ट को लगा कि ये लॉ में ये ठीक नहीं है, तो आगे जाके उसने उसमें करेक्शन किया। तो क्या होता है ऐसे में कि बेसिक प्रिंसिपल में से हम बेसिक प्रिंसिपल उसी का यूज़ करते हैं, बट जैसे कि न्यूटन्स ने बताया था कि स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 289, उसका जो फॉर्मूला था वो आगे आएगा हमें कि स्पीड ऑफ द साउंड उस अगर न्यूटन्स फॉर्मूला से हम फाइंड करते हैं तो 289 मीटर पर सेकंड आता है। बट लाप्लास ने आगे जाके बताया कि ये सही नहीं है और उसने उसमें करेक्शन किया उस फॉर्मूला में, और उसने बताया कि सही में विंड की साउंड की स्पीड 333 मीटर पर सेकंड है। तो जैसे कि आया समझ में। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, A stone and feather drop from the same height do not reach the ground at the same time. उसके पीछे का रीज़न क्या है? दोनों पे फोर्स तो एक ही लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दोनों को एक ही टाइम पे नीचे आना था बट नहीं आ रहा है बिकॉज तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस फेदर को दे लगती है। बट जैसे हम इस चीज़ को ऐसे करते हैं कि फेदर को एक ट्यूब में रख के ट्यूब और स्टोन को साथ में फेंकते हैं तो दोनों एक ही टाइम पे नीचे आते हैं, दैट इज द करेक्शन। तो आया समझ में? ओके। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी बाय एग्जाम्पल। तो ये तो वैसे भी हमें समझ में आता है। Discipline of the thermodynamics arose from the need to understand the improvement, the working of the heat engine. The steam engine, as we know, is inseparable from the industrial revolution in the England in the 18th century. जब थर्मोडायनेमिक्स में स्टीम इंजन की शोध हुई तब जाके इंडस्ट्रियल में एक रिवॉल्यूशन आया, क्रांति आई, उसके कारण बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। आपको अभी भी पता है कि पहले क्या थे, रेडियो बड़े बड़े आते थे, कंप्यूटर बड़े बड़े आते थे। अब जैसे सिलिकॉन चिप की शोध हुई उसके बाद ये सब चीज़ों नैनो टेक्नोलॉजी आने के बाद ये सारी चीज़ें स्मॉल 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 होती जा रही है। ठीक है। An example, the wireless communication technology that followed the discovery of the basic laws, electricity and magnetism in the 19th century. In 1938, Hahn and Menther discovered the phenomenon of the neutron-induced fission of uranium, which would serve as the basic nuclear power reactor and nuclear weapons. तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन आती गई और हमारी फिजिक्स में जितनी आगे शोध होती गई उतनी ही सोसाइटी और टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई।